कोचिंग क्लासेस। डबराल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ठीक है, यूकेएसएससी उद्यान पर्यवेक्षक का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हमने सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, इसमें 7 लेक्चर हमने करे और बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझे इसमें। ठीक है, आई होप कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन की हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एक चीज़ को आपको बहुत बारीकी से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है ना। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से अकाउंट है, आप जाइए और वहाँ विज़िट करिए। वहाँ पे लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होती हैं उनको मैं अपलोड करता हूँ, और जो भी अदर्स जो नॉलेजफुल थिंग्स होंगी आपके लिए, जैसे पीडीएफ है कोई वीडियो की और कोई पेपर, एग्ज़ाम पेपर, वो आपको वहीं मिलेगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल सकता है, या डायरेक्ट आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पैराशूट डिस्पर्जल इज़ फाउंड इन, जो पैराशूट टाइप का जो डिस्पर्जल होता है वो किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कैलेंडुला है। ठीक है, पैराशूट डिस्पर्जल, मेन सबसे पहले डिस्पर्जल समझना है। डिस्पर्जल का मतलब होता है बिखरना या स्कैटर होना। ठीक है ना। और प्लांट के केस में क्या बिखर सकता है, किसका डिस्पर्जल हो सकता है, तो डिस्पर्जल हो सकता है 2 चीज़ों का। फर्स्ट हो सकता है सीड का डिस्पर्जल, सेकंड हो सकता है फ्रूट का डिस्पर्जल। ठीक है ना। और पैराशूट आप जानते हैं, पैराशूट एक ऐसा कहें कि एक ऐसा उपकरण हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, विंड में जो है हवा की मदद से आप उड़ते हो, है ना, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हो, तो उस टाइप का उसे पैराशूट कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो पैराशूट डिस्पर्जल में होता क्या है कि जो प्लांट है, वेरियस अदर प्लांट्स जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस प्लांट्स में जो इसके सीड हैं, स्पोर्स वगैरह हैं, ये इससे अटैच हो रखे हैं इस टाइप से एक स्टॉक के थ्रू, और आगे फिर ये ऐसे ब्रांच हैं इसकी कॉटन टाइप में। ठीक है, तो जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से टूट के बिल्कुल हवा में उड़ जाते हैं। हवा में ये हवा के थ्रू या विंड के थ्रू ये क्या करते हैं, यहाँ से डिस्पर्स होके इस ओरिजिन प्लेस है इनका, यहाँ से जो है उड़ के किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। वहाँ पे फिर ये ग्रो करके एक नया प्लांट बनाते हैं। तो इस टाइप से जो सीड हैं एंड फ्रूट है उनका डिस्पर्जन हो रहा है हवा के थ्रू, तो उसे कहा जाता है सीड डिस्पर्जल या फ्रूट डिस्पर्जल। और चूंकि जो डिस्पर्जल हो रहा है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और वो मैकेनिज्म क्या है, एक पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर है इनमें जो मिल रहा है हमें। ठीक है ना, तो एक पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से डिस्पर्जल हो रहा है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है पैराशूट डिस्पर्जल। जैसे हवा में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से टूट कर यहाँ पे सीधे हवा में ये चले गए हैं, और यहाँ पे हवा के थ्रू ये फिर क्या करेंगे, दूसरे प्लेस में जाएंगे और वहाँ पे फिर ये जर्मिनेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ में आ गया पैराशूट डिस्पर्जल किस में होगा, कैलेंडुला में होगा ये। ठीक है, और ये मेन जो है पैराशूट टाइप ऑफ डिस्पर्जल, जो मेन प्रॉपर्टी है वो एक फैमिली का नाम यहाँ पे आता है, उसका नाम है कंपोजिटी। तो कंपोजिटी फैमिली की ये प्रॉपर्टी है, उसमें ही पैराशूट डिस्पर्जल पाया जाता है। ठीक है, और जो पैराशूट डिस्पर्जल है वो एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सीड एंड जो फ्रूट्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलिए तो कमेंट में बोलिएगा आप। ओके, है ना, यहाँ से तो कर नहीं सकते, जब लाइव क्लासेस चलाएंगे कभी तो वहाँ पे बोलिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एगार है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले एगार आपको किस फॉर्म में मिलता है, ये कैसे दिखता है, तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली। ठीक है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जेली लाइक सब्सटेंस एक पदार्थ है ये, और ये जो ऑब्टेन होता है जहाँ से मिलता है ये है रेड एल्गी से ये मिलता है, रेड एल्गी। ठीक है ना, जो लाल शैवाल होता है उससे इसको प्राप्त किया जाता है, और उसका रेड एल्गी का नाम है जेलिडियम।
जैलिडियम से इसको प्राप्त किया जाता है, जिसको आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है रेड कलर का जैलिडियम। ओके, और इसका यूज़ क्या है, कौन से फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका जो है यूज़ होता है वो होता है डेजर्ट के रूप में। डेजर्ट का मतलब ये मत समझिए रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब होता है कि जो भी मीठी चीज़ आप खाना खाने के बाद लेते हैं ताकि आपका बेटर डाइजेशन हो सके, उसको कहते हैं डेजर्ट, ठीक है ना। जैसे रसगुल्ला वगैरह खाते हैं, तो जो डेजर्ट होते हैं उनमें इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है एगार का। और इसके साथ ही जो फ्रूट को प्रिजर्वेशन करने के लिए भी, फ्रूट प्रिजर्वेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और आइसक्रीम तो आप लोग खाते होंगे, आइसक्रीम में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और जिलेटिन के स्थान पे भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे जहाँ पे भी जिलेटिन का यूज़ होगा वहाँ पे अगर जिलेटिन आपके पास नहीं है तो एगार का यूज़ कर लीजिए। ओके, तो इस टाइप से ये रेड एल्गी से ये ऑब्टेंड होता है एगार। ओके, यूजेस बता दिए मैंने, और ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, और एगार इस टाइप का रेड होता है और अनब्रांच्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन है सिल्वर नाइट्रेट, आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट बॉटल में आप देखते होंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। AgNO3 को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट में इसको आयनाइज करना होगा। आयनाइज करने के बाद ये Ag+ में और NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो AgNO3 है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को आपको आयनाइज करना है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और ये आयनाइज होके Ag+ और NO3 नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है, चूँकि आप आयनाइजेशन इसका कर रहे हैं तो आपके पास एनोड एंड कैथोड होंगे, ठीक है। और जो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी, यहाँ पे जो NO3 नेगेटिव है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट हो जाएगा ये NO2 में, और प्लस हाफ O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि जो Ag+ आयन है, जो पहले पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन करेगा और उसके बाद ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag में, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछा गया है आपसे कि कितना चार्ज वहाँ पे यूज़ होगा। अगर आप जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 108 ग्राम सिल्वर को आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो वहाँ पे राइट आंसर है 1 फैराडे, ठीक है ना। 1 फैराडे कैसा है, 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे का मतलब ये है कि जो 1 मोल आयंस जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मोल आयंस का जो है प्राप्त करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसे कहा जाता है 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे वह आवेश है जो क्या करेगा, उस आयन को डिस्चार्ज करके, जो जैसे Ag+ आयन है, Ag+ आयन को जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। प्लस माइनस अगर होंगे तो उदासीन हो जाएगा ना, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Ag+ को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये डिस्चार्ज कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है Ag में। तो जो फैराडे है, 1 फैराडे की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 फैराडे उस आवेश के बराबर है जो क्या करे, जो आयंस है, आयंस का जो इक्विवेलेंट वेट है, यानी जो तुल्यांकी भार है आयंस का, उसको जो है डिस्चार्ज करके, आयंस को जो है डिस्चार्ज करके 1 मोल में कन्वर्ट करे, ठीक है ना। तो वो 1 फैराड होगा। तो यहाँ पे 1 मोल Ag हमें प्राप्त हो रहा है जब Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है ना, 1 मोल प्राप्त हो रहा है। तो 1 मोल प्राप्त कब होता है, जब क्या मिलता है हमें, 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी जब प्राप्त होगी तब जो है 1 मोल क्या होगा, हमें आयंस प्राप्त होंगे। यानी 1 मोल्स जो पहले एनायन या कैटायन रहा होगा वो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके न्यूट्रल मोल में, एक न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे Ag+ था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और वो फिर Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो 1 फैराड वो आवेश है जो क्या करे, किसी इक्विवेलेंट जो आयंस है उसको डिस्चार्ज करके उसको डिस्चार्ज कर दे उसको, है ना, और 1 मोल हमें फिर क्या प्राप्त हो, वो आयन प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 फैराड।
समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द स्टैमेंस ऑफ फैमिली पेपलियोनेसी आर, जो पेपलियोनेसी फैमिली है वहाँ पे जो स्टैमेंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पेपलियोनेसी एक प्लांट्स की एक फैमिली है। आपको पता है कि जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने अलग अलग फैमिली में कैटेगराइज कर रखा है, तो उन्हीं कैटेगरीशन में जो कैटेगरीज हैं उन्हीं कैटेगरीज में एक फैमिली आती है पेपलियोनेसी। और पेपलियोनेसी का जो नाम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें पेपलियन है इसका मतलब होता है बटरफ्लाई, यानी जो तितली होती है। पेपलियन का मतलब होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का क्या मीनिंग है यहाँ पे मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एक इमेज है जो पेपलियोनेसी के एक मेंबर की है, एक प्लांट मेंबर की है। तो यहाँ पे जो अगर आप फ्रूट पे थोड़ा ध्यान देंगे तो फ्रूट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक बटरफ्लाई शेप का है। तो जितने भी मेंबर इस पेपलियोनेसी फैमिली में आएंगे सबके जो है फ्लावर का शेप एक बटरफ्लाई की तरह होगा, इसलिए इनको पेपलियोनेसी फैमिली में कैटेगराइज किया गया है। ओके, अच्छा एक बात तो ये है। अच्छा सेकंड बात ये है कि पेपलियोनेसी जो फैमिली है उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो उसमें पी भी आता है जिसको मटर यानी जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। तो पी भी यहाँ पे आता है। साथ में जो बीन्स होती है ना, बीन्स और जो सोयाबीन वगैरह है, जहाँ सोयाबीन में सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन भी इसी पेपलियोनेसी फैमिली में आता है। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब क्वेश्चन में पूछता है वो कि किस टाइप के स्टेमन्स इसमें पाए जाते हैं, तो हम आ जाते हैं स्टेमन्स पे। तो स्टेमन्स में आप देख रहे होंगे स्टेमन्स क्या होता है। स्टेमन सबसे मेन बात जो फ्लावर होता है, फ्लावर में भी जैसे ह्यूमन में होता है मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, उसी टाइप से फ्लावर में भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, और सेक्सुअल ऑर्गन क्या क्या होते हैं, एक होता है उसमें नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। तो जो फीमेल ऑर्गन्स है, फीमेल जो उसमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है ना, स्टिग्मा, और स्टिग्मा के साथ ओवरीज लगी हुई होती हैं, स्टाइल होते हैं। ठीक है, और जो मेल या इसको कहें जो फीमेल ऑर्गन्स है उसको कहा जाता है क्या, गाइनोशियम भी इसको कहते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, और जो मेल है मेल को कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या शामिल होता है, एंड्रोशियम में ये स्टैमेन शामिल होते हैं। स्टैमेन्स में सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसको कहा जाता है परागकोश, है ना, एंथर कहा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से स्टैमेंस के ऊपर परागकोश होता है। परागकोश में छोटे छोटे परागकण होते हैं, और यही परागकण क्या करते हैं, यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है, गाइनोशियम है, और स्टिग्मा गाइनोशियम यानी फीमेल ऑर्गन है। और जब मेल और फीमेल की जो स्पर्म्स हैं, जैसे ह्यूमन के केस में स्पर्म्स होते हैं, जब फ्यूज़ होते हैं तभी तो जाके एक एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर डेवलपमेंट होता है आगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे परागकोश में ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। परागकोश या एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। स्टिग्मा पे जाके यहाँ से गिरते हैं और यहाँ से फिर अंदर चले जाते हैं ओवरी में, और यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो स्टैमेंस हैं वो किस टाइप के हैं, स्टैमेंस की अरेंजमेंट कैसी है। तो स्टैमेंस की अरेंजमेंट जो है, जैसे स्टैमेंस ये है इस टाइप से, तो स्टैमेंस यहाँ पे 9 टोटल पाए जाते हैं, 10 स्टैमेंस इसमें, और 10 स्टैमेंस में से 9 स्टैमेंस तो एक ग्रुप बना के रखते हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है ना, और एक स्टैमेन ये वाला एकदम अलग रहता है। ठीक है, तो इस टाइप की अरेंजमेंट जिसमें 9 तो स्टैमेंस एक ग्रुप में है और जो सिंगल स्टैमेन है वो अलग है। इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है इस पेपलियोनेसी फैमिली में स्टैमेंस की, तो इसको कहा जाता है डाईएडल्फस टाइप ऑफ स्टैमेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, जो रेड कलर है रेड सी का, जो लाल सागर है, लाल सागर यदि आपने देखा होगा तो सऊदी अरब, मैप उठा के देखिए, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लाल सागर या रेड सागर है, रेड सी है। और इस रेड सी में एक स्पेसिफिक टाइप की साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, और उसकी वजह से जो कलर है उस रेड सी का वो रेड है। ठीक है, होता क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया मेनली पाया जाता है ट्रॉपिकल, जो उष्ण और शीतोष्ण, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो सी वाटर है, यानी जो मरीन्स है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, और
ये जो है मरीन वाटर या सॉल्टी वाटर में पाया जाता है और इसके साथ ही ये कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कॉलोनी की फॉर्म में, यानी एक टाइप से संगठन आप कह सकते हैं कि कॉलोनी क्या होती है, जैसे कि ग्रुप में रहना, तो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। धीरे धीरे ये उस सी वाटर में ब्लूमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है ये बहुत एक लार्ज स्केल पर, लार्ज एरिया पर ये फैल जाते हैं। धीरे धीरे ये मैच्योर होकर डेड भी हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये जो है उस कलर जो वाटर का है उसको चेंज कर देते हैं। डेड होने के बाद ये कलर चेंज होता है वाटर का और वो थोड़ा ब्राउन और थोड़ा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं कि पूरा जो सागर है वो आपको एकदम रेड दिखेगा, हल्का सा रेड एंड ब्राउन कलर उसमें दिखता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम जो एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में जो ए तथा बी है वो क्रमशः क्या है, ये आपको यहाँ पे जानना है। एक रिएक्शन, केवल यही वाली रिएक्शन जो नीचे वाली है वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर रखी है। फर्स्ट वाली मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है कि हो क्या रहा है, C2H5 जो Br है एथिल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड। और ये सिल्वर ऑक्साइड कैसा है, ड्राई है। इट मीन्स इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं है, एकदम ड्राई है ये। तो जैसे इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो फिर होगा क्या, यहाँ पे जो C2H5 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, ट्वाइस C2H5Br। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, जो अब हमारे पास एथिल के जो एथेन है या एथिल है, एथिल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है ना, 2 ट्वाइस C2H5। तो यहाँ पे C2H5 जो है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना देता है और आगे फिर C2H5 भी जुड़ जाता है, यानी एथॉक्सी एथेन यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे Ag2 बचा और 2 Br यहाँ से बचे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आ जाती है ट्वाइस AgBr बनता है। तो फर्स्ट में एथॉक्सी एथेन बनता है और सेकंड में एथेनॉल बनता है। जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली, इसमें तो एथॉक्सी एथेन बन गया और जो सेकंड वाली है इसमें एथेनॉल बनता है। एथेनॉल कैसे बनता है, चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, तो एथेनॉल कैसे बनता है कि जो सबसे पहले Ag2O है, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड अभी कैसा है, मॉइस्ट है, इसका मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर जब इसमें प्रेजेंट होगा तो सबसे फर्स्ट में क्या करेगा, सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और ये बना देगा क्या, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड के साथ, जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। C2H5Br AgOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना कि Ag2O के साथ। ठीक है, क्योंकि ये मॉइस्ट है इस वजह से। सबसे पहले इसने सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना दिया और उसके साथ ही फिर एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा और आगे क्या बनता है, C2H5OH यानी जो OH ग्रुप है ये जो है ब्रोमीन को यहाँ पे रिप्लेस सब्सटीट्यूट कर देता है और यहाँ पे जो है C2H5 के साथ OH जुड़ जाता है और Ag किसके साथ जुड़ जाता है, फिर Br के साथ। तो टोटल एथिल अल्कोहल यहाँ पे बनता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द एलर्जीज आर कॉज्ड ड्यू टू, कि जो एलर्जीज होती हैं वो किस वजह से होती हैं, है ना। तो मेन जो एलर्जी जैसे खुजली वगैरह या कुछ भी है ये किस वजह से होती हैं। तो नेक्स्ट जो एलर्जीज वाला है, एलर्जीज ये किस वजह से होती हैं, राइट आंसर यहाँ पे मास्ट सेल से स्रावित होने वाले एक स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से ये जो है एलर्जीज रिएक्शन आप में होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो हिस्टामिन है ये एक ऑर्गेनिक है और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है हिस्टामिन, और साथ ही जो है ये कब रिलीज होता है, किसका पार्ट है, किस प्रोसेस में ये आपको देखने को मिलता है, तो ये लोकल इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, आपको जब भी कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाता है। तो वही उसी लोकल इम्यून सिस्टम का ये हिस्टामिन पार्ट है और ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है अगर कोई फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है,
मान लिया जाए कोई भी वायरस है, वायरस आपकी बॉडी में चला गया है, तो वायरस जैसे ही बॉडी में चलता है बॉडी फिर एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम तुरंत से सूचना ब्रेन को भेज देता है कि कोई पैथोजन रिलीज़ हो गया है, ठीक है ना। और कैसे भेजेगा, ये हिस्टामिन रिलीज़ करता है, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम है वो हिस्टामिन रिलीज़ करके इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करेगा, फिर आपको जो है हेपेरिन आपकी बॉडी में, हिस्टामिन आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, और वो हिस्टामिन क्या करेगा, एलर्जीज रिएक्शन करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है किसी फॉरेन पैथोजन ने अटैक किया है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि क्या रोल है इसका। नेक्स्ट जो बात आती है किसके थ्रू ये रिलीज़ होता है, तो ये जो रिलीज़ होता है, एक तो ये बेसोफिल्स, जो हमारी बेसोफिल जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बेसोफिल से ये रिलीज़ होता है, और सेकंड वन है मास्ट सेल से भी ये रिलीज़ होता है, ठीक है। मास्ट सेल को कहा जाता है मास्टोसाइट्स, भी इसको कहा जाता है मास्टोसाइट्स, ठीक है। और जो मास्ट सेल्स हैं ये कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो संयोजी ऊतक होता है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पॉल एहरलिच, पॉल EHRLICH, पॉल एहरलिच ने 1877 में इसकी डिस्कवरी करी थी, इस मास्ट सेल्स की, ठीक है ना। मास्ट सेल के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे मास्ट सेल का क्या रोल रहता है। मास्ट सेल्स जो होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, तो मास्ट सेल्स प्ले अ रोल इन इन्फ्लेमेशन, अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन की डिफेंड में भी ये हेल्प करती है, और वॉन्ड जो आपके वॉन्ड हो जाते हैं उसको हील करने में भी काम आती है। तो डिटेल में आप पढ़िए इसको, ठीक है ना। और भी इसमें और भी नॉलेज है वो आप अपनी कॉपी में राइट करिए, लिखिए उनको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है ना। ये आरबीसीज हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स में लंग्स से जैसे आपने ऑक्सीजन अंदर ली तो फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़ जाएंगे, आरबीसीज के साथ। और आरबीसी से जुड़ने के बाद क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स है ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ, ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन पहले अलग था, ऑक्सीजन अलग थी। जैसे इन दोनों कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्शन करी या जुड़े ये, तो उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करेगा, सेल्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, और वहाँ पे जो सेल्स एंड ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ देगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वर्क है एक एसिड की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है और किस टाइप से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। पहले ऑक्सीजन लेगा लंग से और फिर सेल्स और टिश्यू वगैरह में इसको ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यौगिक आईयूपीएसी नाम क्या होगा। आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमिस्ट्री में इसका काम है कि ये किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करवाते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी नामकरण करते हैं। तो उसी बेस पे आईयूपीएसी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी का नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। और इसके साथ ही जो कंपाउंड उसने दे रखा है यहाँ पे CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे टोटल आपको काउंट करना है, नंबरिंग करनी होगी आपको फर्स्ट में। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को आप कहते हैं पेंटेन, ठीक है ना। पेंटेन 5 कार्बन यानी पेंटेन। और जो जहाँ से आपका जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करते हैं। तो काउंटिंग आपने यहाँ से शुरू करी, जो सेकंड कार्बन है उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना। कीटोन ग्रुप क्या होता है, RCOR, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए जो है पेंटेन, और कहाँ कौन से कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन, तो पेंटेन 2 एंड कीटोन है। तो लास्ट में आईयूपीएसी का रूल है कि लास्ट में जो है ओन आप जो है क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे या उपसर्ग वगैरह लगाएंगे। तो पेंटेन 2 ओन इसका राइट नेम हो जाएगा आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि पीसीज अथवा मत्स्य वर्ग का सदस्य कौन नहीं है ना। तो वो कौन सा मेंबर है इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, फैमिली नहीं करेंगे, इस क्लास से बिलोंग नहीं करता है। तो पाइसेस में राइट आंसर है यहाँ पे समुद्री घोड़ा,
ठीक है ना। पाइसेस में जो समुद्री घोड़ा आता है, होता क्या है जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए थोड़ा माफ़ कर दीजिए आप। वर्टिब्रेट्स, और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने उन ऑर्गेनिज्म को ले रखा है जिनमें एंडोस्केलेटन है, यानी उनमें कंकाल तंत्र है, उनमें कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह है ना, तो वो वर्टिब्रेट्स में है। और जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिनमें बोन्स वगैरह नहीं है, कोई वर्टिब्रल कॉलम उसमें नहीं है, नोटोकॉर्ड वगैरह नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स में है, वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेटा है एक, सबसे पहले कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा के अंदर जो 4 क्लास है, एम्फीबिया है, पाइसीज है, एवीज है और मेमेलिया है, ठीक है ना। तो 4 क्लास में जो पाइसीज है एक, पिसीज या पासीज, इसको मत्स्य वर्ग कहा जाता है, तो उसमें पूरी मछलियाँ रखी गई हैं। तो समुद्री घोड़ा एक टाइप की मछली ही है। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं समुद्री घोड़ा ये है, इसमें जो है बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बोनी फिश है ये, एक टाइप की बोनी फिश है, ठीक है ना, इसलिए इसको उसमें रखा गया है पाइसिस ग्रुप में। वेल इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि वेल एक स्तनधारी होती है, इसमें स्तन प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसके थ्रू ये अपने बच्चों को नरिशमेंट देती है। तो स्तन जब प्रेजेंट है तो स्तन प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, इसलिए इसको मैमेलिया में रखा गया है, न कि पिसीज में, ठीक है। और वेल समझ में आ गया समुद्री घोड़ा क्यों है, क्योंकि ये बोनी है, इसमें बोन्स है, इसमें स्केलेटन सिस्टम है, अंदर नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको रखा गया है पाइसेस में। और जो ये सितारा मछली जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्टार फिश इसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं क्योंकि ये स्टार शेप में दिखती है, लेकिन वास्तव में ये जो है कॉर्डेटा के अंदर नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स है ना, जिसमें किसी भी टाइप का कोई बोन सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है इकाइनोडर्मेटा वाला जो फाइलम है उसमें इसको रखा गया है, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा में इसको रखा गया है। और जो झींगा मछली है जिसको खाते भी हैं लोग, ये झींगा मछली जो लास्ट है ये आर्थ्रोपोड्स में रखा गया है, इसीलिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका सी हॉर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम्स जो मंगोलियन इडियोसी भी इसको कहते हैं, मंगोलियन इडियट्स उसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन डाउन सिंड्रोम जो मंगोलियन इडियोसी है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम मेनली जो होता है ये होता है एबनॉर्मल, जब अनियमित कोशिका विभाजन होता है, एब्नॉर्मल सेल डिवीजन जब होता है तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में टोटल जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर एलोसोम्स हैं, ठीक है। तो ऑटोसोम्स में जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है, इस टाइप से 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, इसमें जब ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पे 2 गुणसूत्र की जगह एक और गुणसूत्र यहाँ पे पैदा हो जाता है। तो 21वें जोड़े में 2 नहीं बल्कि 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्राइसोमी, ठीक है ना। जब 3 गुणसूत्र हो जाएं एक जोड़े में तो ट्राइसोमी है, और 21वें जोड़े में ये हो रही है गुणसूत्र में। और किस गुणसूत्र में, जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स क्या लिखते हैं 20 + X या Y, ये ऑटोसोम्स हैं, ये एलोसोम्स है, तो इसमें ये 21 में ही क्या हो रही है, ये मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम हैं वो 47 हो जाते हैं, और 47 होने की वजह से यहाँ पे कुछ जो है एबनॉर्मलिटी उस एम्ब्रियो या उस चाइल्ड के अंदर दिखेगी। वो क्या है, जैसे हैंड वगैरह, हैंड में भी इसके एबनॉर्मल हो सकते हैं, फूट वगैरह, और स्प्लैंटिंग आइज़ और वाइट स्पॉट्स स्किन में, फ्लैटेंड नोज हो सकती हैं। और मेन जो बात है, ये जो है थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं, यानी मंगोलियन इडियट इनको कह सकते हैं, इडियसी आ जाती है, मूर्खता, यानी इनमें जो है थोड़ा तार्किक जो समझ होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, किस वजह से, कौन यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है ना, रिड्यूस करने का काम करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कार्बन है। जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ओर्स होते हैं ना, आपको पता होगा साइंस यदि आपने पढ़ी है, तो जो भी धातुएं हैं, जो भी
धातुएं यानी मेटल्स हैं उनको हम जो है उनके अयस्कों से निष्कासित करते हैं, यानी निष्कर्षित करते हैं, वहाँ से उनको प्राप्त करते हैं ओर से। तो जो आयरन है, आयरन का एक फेमस ओर है, उसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट से जो है आयरन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और आयरन को प्राप्त कब किया जाता है, जो हेमेटाइट है वो एक ओर है, ओर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि आप कहाँ से निकाल रहे हैं इसको, आप अर्थ से इसको निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी। सॉइल होगा, इसमें बहुत सिलिका वगैरह होगा, बहुत सारी गैसियस फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को पूरी करने के लिए, इन इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। वह हीट कहाँ पे करते हैं, एक फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है जहाँ पे आप हीट करते हैं। इसी भट्टी को कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन के अलावा कॉपर का भी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मेटलर्जी की जाती है। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस ये है, आप यहाँ पे एक इमेज में देख रहे होंगे। इस ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ ऊपर से जो है ओर को डाला जाता है, यहाँ पे लाइम भी डाला जाता है, लाइम प्लस कोक और साथ में और 3 चीज़ें यहाँ पे मिक्स करके मिलाई जाती है और उसके बाद इस चैम्बर में इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है जो गैसेस हैं, जैसे जैसे अंदर जाके मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद कुछ गैसियस इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता है, इसका टेम्परेचर, जो भट्टी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। 2200 तकरीबन केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होता है इसके बेस पे, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आग जलने के लिए या हॉट कुछ भी चीज़ गर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन के लिए नीचे से यहाँ पे होल्स होते हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजन जाती है यहाँ पे और धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और साथ ही में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन ओर्स में, वो भी एक्सट्रैक्ट होती जाती हैं और जो प्योर जो आयरन है वो नीचे आपको प्राप्त हो जाता है, और जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं जो इसमें प्रेजेंट होगी वो ऊपर ही निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे ये प्लग होल है, या यहाँ पे जो है स्लैग निकलता है नीचे से, ये मोल्टन स्लैग है जो किसी काम का नहीं है, और जो सबसे नीचे है वो आयरन है जिसको पिग आयरन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आयरन का एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी जो प्रोसेस है उसके थ्रू किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ पे समझ रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए, हमें आईडीज़ पे फॉलो करिए, है ना। और जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको आप वहाँ से क्या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।